पिछले एक साल में 2 जून 2026 तक इंडियन रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले करीब 8% गिर चुका है। पिछले 5 सालों की बात करें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में 21% गिरा है और 1947 से लेकर अब तक इट हैज फॉलन बाय अ मैसिव 97%। आखिर रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट बार बार क्यों गिरता है, इनके एक्सचेंज रेट कैसे डिटर्मिन होते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या रुपी कभी राइज करेगा। आज के वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको मिलती है 100% एजुकेशन और 0% नॉइज। दैट मीन्स नो हाइप और सेंसेशनल ड्रामा बट सिर्फ प्योर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप टाइमलेस और टॉपिकल इन्वेस्टिंग एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कभी कोई वीडियो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट को क्या डिटर्मिन करता है। यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट या फिर किसी भी दूसरी करेंसी का एक्सचेंज रेट उसकी सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। जिस करेंसी की डिमांड जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी ही स्ट्रांग होती है, विच मीन्स दूसरी करेंसीज के मुकाबले उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बट ये सप्लाई और डिमांड भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर है इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स। थ्योरेटिकली जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स हायर होते हैं वहाँ ज़्यादा कैपिटल इनफ्लोज आने चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है आउटसाइड इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पर ग्रेटर रिटर्न्स मिलना। कॉन्सिक्वेंटली ऐसी कंट्री की करेंसी डिमांड में रहनी चाहिए और इसलिए उसकी वैल्यू भी ऊपर जानी चाहिए। द सेकेंड फैक्टर इज इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन करेंसी को स्ट्रेंथन करता है क्योंकि इससे ग्रेटर परचेजिंग पावर मिलती है। ऑन द अदर हैंड हाई इन्फ्लेशन करेंसी की वैल्यू को एरोड करता है और उसे डेप्रिशिएट करता है। द थर्ड फैक्टर इज ट्रेड बैलेंस। जो कंट्रीज ट्रेड सरप्लसेस में रहती हैं, दैट इज जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करती हैं और इम्पोर्ट कम करती हैं, उनकी करेंसी यूजुअली स्ट्रॉन्गर होती है क्योंकि एक्सपोर्ट्स उनकी करेंसी की डिमांड को पुश करते हैं। चौथा फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करता है, विच इन टर्न बूस्ट द डिमांड फॉर अ करेंसी और उसे स्ट्रेंथन करता है। पांचवा फैक्टर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इन्वेस्टर्स उस कंट्री में इन्वेस्ट करने में मोर इंटरेस्टेड होते हैं जो पॉलिटिकली स्टेबल हो। यह चीज़ उसकी करेंसी की डिमांड को बूस्ट करेगी, दस मेकिंग इट राइज इन वैल्यू। द सिक्स्थ फैक्टर इज मार्केट एक्सपेक्टेशंस। अगर इन्वेस्टर्स आमतौर पर किसी कंट्री के फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं तो वहाँ इन्वेस्ट करना कंटिन्यू करेंगे एंड दिस विल कीप द करेंसी इन डिमांड टू। द लास्ट फैक्टर इज गवर्नमेंट डेट। लो गवर्नमेंट डेट का मतलब है रोबस्ट फाइनेंशियल कंडीशन। इससे इन्वेस्टर्स कंट्री के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर पॉजिटिव फील करते हैं और हेंस उनकी करेंसी वैल्यू में गेन करती है। यहाँ एक बात नोट करने वाली यह है कि एक करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रेंथन हो सकती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर म्यूचुअली इंटरेक्टिंग फैक्टर्स। सो डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स दोनों ही एक्सचेंज रेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लेट्स नेक्स्ट अंडरस्टैंड कि इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट क्यों गिर रहा है। ऐसा करने के लिए हम उन सभी फैक्टर्स के रोल को एग्जामिन करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स। इंडिया यूएस मार्केट से कंपैरिजन में हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करता है। अगर हम आरबीआई के रेपो रेट पर नजर डालें, जो कि अक्सर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स डिटर्मिन करता है, तो पिछले 10 ईयर्स में यह 4% से 6.5% की रेंज में रहा है। ऑन द अदर हैंड यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट नियर जीरो लेवल से लेकर 5% के पीक तक गया है। सो इंडिया डेफिनेटली यूएस से बेटर रेट्स ऑफर करता है। देन व्हाई डज द इंडियन रुपी स्टिल डिक्लाइन? इंटरेस्ट रेट्स को हमेशा इन्फ्लेशन के साथ देखना चाहिए। इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट यूएस से हायर रहा है। 1958 से यूएस का मीडियन इन्फ्लेशन रेट 3% रहा है। ऑन द अदर हैंड इंडिया का मीडियन इन्फ्लेशन रेट 6.3% है एंड दैट्स मोर देन द डबल। और यही वजह है कि करेंसी को उठाने के लिए सिर्फ हायर इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी नहीं होते। हाई इन्फ्लेशन नेचुरली करेंसी की परचेसिंग पावर को कम करता है और उसके डेप्रिसिएशन का कारण बनता है। इन्फ्लेशन के इफेक्ट के अलावा इंडिया ने अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के अगेंस्ट मल्टीपल टाइम्स डी वैल्यू भी किया है ताकि उसे इसकी ट्रू वर्थ के साथ मोर अलाइन रखा जा सके। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने एक फिक्स्ड रेट करेंसी रेजिम को चूज किया। रुपी पाउंड स्टर्लिंग से पेग्ड किया गया। 1948 और 1966 के बीच रुपी डॉलर के अगेंस्ट 4.79 पर था। चाइना और पाकिस्तान के साथ रिस्पेक्टिवली 1962 और 65 वॉर्स के बाद रुपी को डॉलर के अगेंस्ट 7.57 पर डीवैल्यू किया गया क्योंकि इन वॉर्स से मैसिव बजट डेफिसिट्स हुए थे। बाय द मिड 1970s जब रुपी को स्टर्लिंग पेग से हटाकर अ बास्केट ऑफ करेंसीज में मूव किया गया तो यह डॉलर के अगेंस्ट वीकन होकर करीब 8.4 पर आ गया। 1985 तक इट हैड स्लिड फर्दर टू अराउंड 12। बिफोर द 1991 क्राइसिस जब इंडिया के पास सिर्फ 3 वीक्स के इंपोर्ट्स के लायक फॉरेन रिजर्व बचे थे, रुपी ऑलरेडी डॉलर के अगेंस्ट 17-18 के आसपास था।
क्राइसिस के दौरान इसको 2 स्टेप्स में डिवैल्यू किया गया और 1993 तक यह 31 पर डॉलर के करीब था, जिसके बाद एक्सचेंज रेट को इफेक्टिवली मार्केट डिटरमिनेंट बना दिया गया। अगला फैक्टर है ट्रेड बैलेंस, यानी कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की वैल्यू का डिफरेंस। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस से लगभग हर साल एक ट्रेड डेफिसिट रन कर रहा है। दैट मीन्स इन मोस्ट ईयर्स इंडिया के इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा, जो कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम करती है उसकी करेंसी यूजुअली गिरती ही है। अब इंडिया बहुत सी वैरायटी के आइटम्स इंपोर्ट करता है, बट मेजर कल्प्रिट्स ऑयल और गोल्ड हैं। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 80 से 90% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है और इंडिया के इंपोर्ट बिल में क्रूड ऑयल का शेयर सबसे हाईएस्ट है। FY26 में इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर $135 बिलियन स्पेंड किए। इसके बाद गोल्ड $72 बिलियन पर था, वेजिटेबल ऑयल $19.5 बिलियन और फर्टिलाइजर्स $14.5 बिलियन पर थे। तो रिसेंटली जब पीएम मोदी ने इंडियंस को गोल्ड ना खरीदने और पेट्रोल और डीजल का कम यूज़ करने के लिए अर्ज किया, तो वो इनडायरेक्टली इंडियन रुपी के फॉल की प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर रहे थे। बट व्हाट अबाउट द यूएस ट्रेड डेफिसिट? यूएस पे जनरली 1970 से ट्रेड डेफिसिट ही रन कर रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उसकी करेंसी ने इतना ज़्यादा सफ़र नहीं किया है। ऐसा क्यों है? वी विल सी दैट सून। द नेक्स्ट फैक्टर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। इंडिया की 6.48% की एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट की कंपैरिजन में यूएस की ग्रोथ रेट 2.32% है, जो कि लगभग 1/3 है। सो ये फैक्टर इंडिया के फेवर में जाता है। जहां तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, इंडिया और यूएस दोनों ही हमेशा से डेमोक्रेसीज रहे हैं। इंडिया ने अपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं एंड सो हैज़ द यूएस। जहां तक मार्केट एक्सपेक्टेशंस का सवाल है, शॉर्ट टर्म में वो कई प्रीवेलिंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। करंटली वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और यूएस ईरान टेंशंस की वजह से क्रूड ऑयल क्राइसिस चल रहा है, जो इंडियन रुपी के अगेंस्ट सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है। सिमिलरली एआई स्टॉक्स की हाई पॉपुलैरिटी एक ऐसा फैक्टर है दैट्स वर्किंग इन द फेवर ऑफ द यूएस डॉलर। इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डेट, इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशो पिछले 10 सालों में 69% से लेकर 82% तक रेंज किया है। ऑन द अदर हैंड यूएस का डेट टू जीडीपी रेशो 100% के आसपास या उसके ऊपर रहा है। इसका मतलब है कि यूएस गवर्नमेंट की बोरोइंग्स इंडियन गवर्नमेंट की बोरोइंग्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हैवी हैं। सो हाई ट्रेड डेफिसिट्स, लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ और हाई पब्लिक डेट के बाद भी यूएसडी की ऐसी फेवर्ड पोजीशनिंग को क्या एक्सप्लेन करता है? इसका आंसर यूएस इकोनॉमी की हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ और यूएसडी की सेफ हेवन करेंसी के स्टेटस में छुपा है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यूएस एक मेजर सुपर पावर बनकर उभरा, उसकी इकोनॉमी ग्रो हुई और यूएस डॉलर दुनिया के लिए एक प्राइमरी रिजर्व करेंसी बन गया। इससे नेचुरली उसको इंडियन रुपी के अगेंस्ट स्ट्रेंथ मिली। इन सिंपलर वर्ड्स, यूएस डॉलर ने स्ट्रेंथ गेन की क्योंकि उसको पूरी दुनिया में ट्रस्ट किया जाता है कि बहुत सी कंट्रीज और इकोनॉमीज इकोनॉमिक प्रेशर में टूट सकती हैं। यूएसडी को द मोस्ट रोबस्ट और मोस्ट रिलायबल करेंसी माना जाता है और यही विश्वास इसको स्ट्रेंथ देता है। माइंड यू, दिस इज नॉट अ मिसकॉन्सेप्शन। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इनोवेटिव कंपनीज यूएस में ही है। यह एक रिच, प्रॉस्परस और डेवलप्ड कंट्री है एंड दैट्स वाई उसकी करेंसी पर इतना ट्रस्ट किया जाता है। यूएस डॉलर की सेफ्टी को देखते हुए जब भी यूएस फेड अपने रेट्स को बढ़ाता है, इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से कैपिटल यूएस मार्केट की तरफ भागता है। इवन स्लाइटली हाई रिटर्न्स भी यूएस मार्केट्स में कैपिटल को इमर्जिंग मार्केट से यूएस में शिफ्ट कर देते हैं। इंडियन रुपी में इस फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल इन अलग अलग फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद द नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन इज कि क्या यह रिवर्स हो सकता है? ऑल्टरनेटिवली क्या इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथन हो सकता है? लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने इस चैनल के सारे कंटेंट को नीट प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया है। अपने इंटरेस्ट के सारे वीडियोस को एक ही जगह पर देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए आप प्लेलिस्ट टैब पर जरूर क्लिक करें। इंडियन रुपी सस्टेनेबल यूएस डॉलर के अगेंस्ट तभी गेन कर सकता है जब डॉलर के कंपैरिजन में रुपी की डिमांड ज़्यादा हो। दैट्स पॉसिबल जब इंडियन इकोनॉमी किसी तरह फॉरेन कैपिटल के लिए इतनी अट्रैक्टिव हो जाए कि मच हायर इन्फ्लोस को अट्रैक्ट कर सके। इन्फ्लेशन कम होना चाहिए और लंबे समय के लिए कंट्रोल में रहना चाहिए। इंडिया को इंपोर्टेड ऑयल और दूसरे इंपोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंस को कम करना होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार बनी रहनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट डेट को भी चेक में रहना चाहिए। जबकि इंडियन में से कई मैट्रिक्स पर पहले से अच्छा कर रहा है, आने वाले वक्त में चीज़ें अचानक से चेंज होती हुई नहीं दिख रही हैं, दो देयर इज होप। सो इन द मीन टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट ही होता रहेगा। बट फिर इतना श्योर क्यों है अगर ये लगभग सर्टेन है कि रुपी डॉलर के अगेंस्ट गिरेगा ही, और एक्चुअली हमेशा से ऐसा ही हुआ है। वॉट मैटर्स इज द पेस ऑफ फॉल। एक अचानक से आने वाला फॉल इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ पर असर डाल सकता है। सो सारी फिक्र एक्चुअली में रुपी के गिरने की स्पीड को लेकर है, ना कि उसके गिरने को लेकर। एज अ कंज्यूमर एंड एज एन इन्वेस्टर इसका आपके लिए क्या मतलब है और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? वी विल डिस्कस दैट इन द कमिंग वीडियो। So that's all for today.
Hope you found this video useful. Do like, share and comment. 100% investing education and 0% noise. Do subscribe to this channel. Bye for now.